आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्वाचन आयोग से रिलेटेड समितियों के बारे में। इससे पहले हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव सुधार से संबंधित जो भी समितियां गठित हुई थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन समितियों को लेके आते हैं। उसके बाद हम PYQ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पुराने, उनको देखेंगे और उसके बाद जो कुछ फैक्ट हमारे निर्वाचन आयोग के टॉपिक में छूट गए थे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ समितियां हैं चुनाव सुधार से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे के संथानम समिति की, 1964 में बनी थी। उसके बाद ताराकुंडे समिति 1975, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, उसके बाद लिंग दो समिति 2007। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो संथानम समिति की बात करें हम तो इसमें हम पढ़ते हैं उम्मीदवार की संथानम समिति ने जो सिफारिशें की थी उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताएं, कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सिफारिश की थी इन्होंने। निर्वाचन नामावली में मतदाता सूची में सुधार और मतदाता सूची में सुधार किया जाए। उम्मीदवार के धन खर्च हेतु चुनाव पर्यवेक्षक, यानी कि इलेक्शन में जो भी खर्च होता है किसी उम्मीदवार के द्वारा तो उसके लिए एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। जैसे कि हम एग्ज़ाम में कई बार देखते हैं कि दो साइड को सिग्नेचर का ऑप्शन रहता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एक साइड में आपको खुद के साइन करने होते हैं और एक साइड में पर्यवेक्षक यानी कि जो निरीक्षक होता है, जो निरीक्षण करने वाला होता है, जांच करने वाला होता है। तो एक जांचकर्ता होना चाहिए किसके लिए, उम्मीदवार ने कितना खर्च किया है इलेक्शन में। दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, और जो भी उम्मीदवार दोषी पाया जाता है या अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें संथानम समिति ने की थी। तो इन सब की सिफारिशें याद रखना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस समिति ने क्या सिफारिश की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तारकुंडे समिति 1975 में ये गठित हुई थी। मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष। तो ये आपके लिए ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। दलों के खर्च का लिखित ब्यौरा, कि जिस भी पार्टी के द्वारा जितना खर्च किया जाता है उसका एक लिखित ब्यौरा उनको देना पड़ेगा, ये ऐसी सिफारिश की थी। चुनावों में हुए खर्च की जांच, कितना खर्च हुआ है इसकी जांच करने की सिफारिश। चुनावी 200 पर नियंत्रण हेतु मतदाता परिषदों का गठन किया जाए। तो एक चुनाव के लिए परिषद तो होती हैं लेकिन मतदाता के लिए भी परिषद बनाने की सिफारिश इन्होंने की थी। चुनावी घोषणा के बाद काम चलाऊ सरकार की तरह काम करना, कि जिस दिन से जैसे कि जो भी सरकार अभी सत्तारूढ़ पार्टी है तो इलेक्शन की घोषणा होने के बाद वो सिर्फ एक काम चलाऊ सरकार के रूप में काम करेगी, इस तरीके की सिफारिश की थी इन्होंने। निर्वाचन आयोग बहुसदस्य जो निर्वाचन आयोग बनाया गया था 3 सदस्य, पहले 1 सदस्य हुआ करता था, उसके बाद 89 में 3 सदस्य बनाया गया, तो उसकी सिफारिश भी ताराकुंडे समिति ने की थी। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति विपक्ष के नेता व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एक बनाई गई एक कमेटी के द्वारा होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे आगे लिखा है, ये छूट गया है थोड़ा सा।
तो ये आपको ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये तारकुंडे समिति ने की थी। अब बात करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये दोषी व्यक्ति के 4 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए, ये इन्होंने सिफारिश की थी कि जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा 4 वर्ष तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके बाद 1 से अधिक समय पर चुनाव लड़ना वर्जित, यहाँ पे 1 से अधिक स्थान पर, यानी कि एक टाइम पे बहुत से उम्मीदवार क्या करते हैं कि अगर उन्हें डाउट होता है कि हम यहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो वो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिफारिश की है कि एक टाइम पे एक उम्मीदवार एक ही जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से ना लड़े। इस बात की सिफारिश भी दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है जहाँ पे भी इलेक्शन होता है। तो उसकी सिफारिश भी दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। मतदान केंद्र पर हथियार ले जाना बैन होगा। यहाँ पे ये सारे शॉर्ट में लिखे हैं ताकि इनको समझना और याद रखना आसान हो बाद में। उसके बाद है मतदान केंद्र पर हथियार बैन है। बूथ कैप्चरिंग पर दोबारा मतदान व्यवस्था, अगर कहीं पे बूथ जो होते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है, तो अगर बूथ कैप्चरिंग के मामले बहुत सामने आते हैं, तो अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है किसी भी बूथ पे, तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, ऐसी सिफारिश भी इन्होंने की थी। उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द नहीं करना चाहिए। अगर उम्मीदवार की डेथ हो गई है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाए। ऐसे में सदन का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा बाकी होने पर विधानसभा में 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाया जाना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 साल से कम कार्यकाल बचा है तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम बचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरीके से विधानसभा भंग हो जाती है या फिर लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति ने कुछ और बातें भी कही थी। 1981 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। तो परिसीमन जो है हर 10 साल में होता है। तो इन्होंने कहा था कि 1981 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश की बात भी दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ईवीएम के प्रयोग की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है निर्वाचन संबंधी याचिका की शीघ्र सुनवाई। अगर निर्वाचन से रिलेटेड कोई भी याचिका दायर की जाती है तो उसकी सुनवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम इंद्रजीत गुप्त कमेटी 1998। चुनावी खर्च सरकार देखे। इलेक्शन में जो भी खर्च होता है वो सरकार देखे। अगर सरकार देखेगी तो ये है कि कोई भी इंसान इलेक्शन लड़ सकता है, वरना अमीर ही इंसान इलेक्शन लड़ पाता है। दलों को प्रचार हेतु निःशुल्क टेलीफोन सेवा दी जानी चाहिए। और दूसरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार हेतु समान समय दिया जाना चाहिए, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, तो सभी को समान समय मिलना चाहिए दूरदर्शन पे प्रचार करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिंग 2 समिति 2007 में बनी। ये समिति बेसिकली जो छात्रों के इलेक्शन होते हैं, जो कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, तो बेसिकली कॉलेज के इलेक्शन के लिए बनाई गई थी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये ऐसी इकलौती समिति है जो कि कॉलेज वाले इलेक्शन के लिए बनाई गई है। तो छात्र चुनाव के लिए बनाई है या छात्र संघ चुनाव के लिए बनाई गई है। तो एग्ज़ाम में कई बार इस समिति के बारे में पूछ लिया जाता है कि
ऐसी कौन सी समिति है जो छात्र संघ चुनाव से संबंधित है, या फिर आपको एलिमिनेट करने के लिए दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी समिति ऐसी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसकी सिफारिशें भी इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा सिफारिशें हैं नहीं, लेकिन जितनी भी हैं ये आपको याद रखनी है। छात्र संघ चुनाव संबंधी समिति पहली बात है। दूसरी कि उम्मीदवार हेतु 60% अंक अनिवार्य होने चाहिए, कि जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है उम्मीदवार उसके लिए 60% मार्क्स होने चाहिए उसके। 75% उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। और इसके बाद उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रचार क्षेत्र शिक्षण कैंपस तक सीमित होना चाहिए, यानी कि जो प्रचार किया जाता है, अब पूरे शहर में पर्चे बांटते फिरते हैं, ये पूरे शहर में पर्चे ही पर्चे दिखाई देते हैं इनके। तो इस तरीके से इन्होंने मना किया था, लेकिन इनकी किसी सिफारिश को माना नहीं गया था। आज देखते हैं आपकी 60% कोई ज़रूरी नहीं है, 75% अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। तो ये कैंपस से बहुत दूर दूर तक जो है प्रचार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये अभी तक की सारी समितियां थी। इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक इनके ब्रीफ नोट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजीली याद भी रख सकें। तो आप एक दो बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद एक चीज़ जो हमें और पढ़नी है यहाँ पे, दोस्तों इस एक्ट को आप एक बार देख लीजिए। इस एक्ट में वही सब बातें मेंशन हैं जो कि दिनेश गोस्वामी समिति के अंदर हमने देखी थी। तो इसमें वही सब चीज़ें हैं जो दिनेश गोस्वामी समिति के अंदर हमने देखी थी। इसको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिनेश गोस्वामी की समिति में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वही इसमें हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम में बात क्या की गई है। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। न्यूनतम प्रचार अवधि 14 दिन होनी चाहिए। एक उम्मीदवार एक ही जगह से चुनाव लड़े। मतदान केंद्र पर हथियार वर्जित। 6 महीने के अंदर उपचुनाव। और चुनाव सभाओं में गड़बड़ी करने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और मतदान से 48 घंटे पहले शराब वितरण पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो वही सब सिफारिश है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको सोचना ना पड़े कि अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे समितियों से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको एक साइड पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। एक साइड आपको समितियां दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ आपको ईयर दे दिए जाएंगे और इनको मैच कीजिए, कौन सी समिति कौन से ईयर में बनी थी। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस समिति ने क्या सिफारिश की थी। इनकी जो मेन सिफारिशें हैं वो आपको याद रखनी है। तो समितियाँ दे दी जाएंगी एक साइड और दूसरी तरफ उनकी सिफारिशें मैच करने के लिए दे दी जाएंगी। तो दो तरह के क्वेश्चन तो इस तरीके से बन सकते हैं आपके। तीसरा कि इनको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा आपको कि नहीं, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया जाएगा कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, कौन सी पहले बनी थी कौन सी बाद में बनी थी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, या दे दिया जाएगा कि कौन कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, इससे अदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके समितियों से। तो बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं PYQs, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किस में शक्ति निहित की जानी चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य के मुख्य सचिव। तो यहाँ पे आपका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि
राज्य के जो बेसिकली हमारी नगर पालिका होती है या फिर पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, इनके इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग खुद राज्य के विधानमंडल के इलेक्शन नहीं करवाता, उसके इलेक्शन कौन करवाता है? हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, यानी कि जो भी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं तो उनके क्रम को हमें यहाँ पे पहचानना है, उन्हें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो है, इसका आंसर ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। इसका आंसर है बी। इससे पहले जो मैंने एक चुनाव आयोग के बारे में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको स्टार्टिंग के कुछ मुख्य चुनाव आयुक्तों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से रहे हैं, पहले कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं। तो पहले हमारे सुकुमार सेन थे, फिर एसपी सेन वर्मा, टीएन सेशन और जेएम लिंगदोहो। तो आपको कुछ ऐसे निर्वाचन आयुक्तों के नाम यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? आंसर है आपका बी, एन गोपालास्वामी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा था बुक में, मुझे तो कहीं मिला नहीं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? प्रभावी कवच किसने कहा है? तो यहाँ पे आंसर आपका लोयड एवं सुसान रुडोल्फ है इसका राइट आंसर। अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल के बारे में बताया गया है, क्षेत्रीय दल, राज्य दल या पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल। तो यहाँ पे कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा किन दलों को मान्यता दी जाती है या किस तरीके के दल की बात की गई है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है क्षेत्रीय दल। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय दल की बात नहीं की गई है, हम राज्य दल को देखते हैं, राष्ट्रीय दल को देखते हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, और दूसरा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल। तो यहाँ पे 3 तरह के दलों की बात होती है। यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की बात निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं की जाती है या इस तरीके के दलों को मान्यता नहीं है। तो इन क्वेश्चन से मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और किन किन पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद कुछ फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो चुनाव आयोग के टॉपिक में अगर छूट गए हों, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने इस वीडियो में रख दिए। इससे पहले जो मैंने एक निर्वाचन आयोग की वीडियो बनाई थी उसको भी आप देख लेना, और अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से क्लियर हो जाएंगे। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि चुनाव आयोग जो है किस तरीके की संस्था है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अगर उनके बीच किसी बात को लेके, किसी विचार को लेके मतभेद होता है,
तो उस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका प्रयोग पहली बार कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1982 में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी फैक्ट हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी एक मुझे क्वेश्चन ठीक लगा तो मैंने इसमें डाल दिया है ये। नेक्स्ट, चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं की जाती। तो चुनाव आयोग चुनाव की जो अधिसूचना की चुनाव इस दिन को कराए जाएंगे, ये अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि सबका इशारा इसी तरफ जाएगा कि ये चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर लोकसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन है, या राष्ट्रपति के या सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। और वहीं अगर हम स्टेट में विधानसभा विधान परिषद की बात कर लें तो उसकी जो अधिसूचना है वो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। इसके बाद सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर यहाँ पे अयोग्यता होगा। अयोग्यता संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी भी सांसद की अयोग्यता को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कैसे किया जाएगा? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर या सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये पूछा जा सकता है। तो ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कैसा अधिकार है? तो ये एक विधिक अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं कि मतदाता आयु 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई? तो 61 अमेंडमेंट। और ईयर क्या है आपका? 1989। 1989 में इसको 3 सदस्य बनाया गया था 61 अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा चुनाव सुधार से संबंधित समितियों के बारे में। इससे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।